गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 25 जून टू 2 जुलाई 2023 के। आई एम सॉरी कि पिछले कुछ दिनों में रेगुलरली वीडियोस नहीं पोस्ट हो पाई। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से डेली वीडियोस नहीं पोस्ट हो रही थी, लेकिन आज से आपको डेली बेसिस पर जो वीडियोस है मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, डेली मॉर्निंग 8 o'clock। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। The first news is about recently उत्तर प्रदेश के 7 प्रोडक्ट्स को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई टैग मिला है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में जीआई टैग कौन सी किसके अंडर है, कौन देता है, इसको ग्रांट कौन करता है। तो इंडिया में जीआई टैग जो देते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, वो मिलता है बाय जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री बेस्ड इन चेन्नई तमिलनाडु में है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जीआई टैग को देने वाली कौन सी रजिस्ट्री है या कौन सी आप बोल सकते हैं बॉडी है, तो वो है जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में बेस्ड है। जो रिसेंटली 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है वो कौन कौन सी है? एक है अमरोहा ढोलक, दूसरा है महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, उसके बाद है मणिपुरी तरकाशी, उसके बाद है संभाल हॉर्न क्राफ्ट, देन बागपत होम फर्निशिंग्स, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट एंड कल्पी हैंडमेड पेपर। तो ये 7 प्रोडक्ट हैं जिनको उत्तर प्रदेश के जिनको जीआई टैग मिला है। थोड़ी थोड़ी अगर डिटेल देखें तो जो अमरोहा ढोलक है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जो ढोलक होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो है जो कि नेचुरल वुड से बना है, जो नेचुरली लकड़ी मिलती है उसी से ये बना है। उसके बाद जो अगर हम बात करें इसमें कौन से पेड़ की लकड़ी यूज होती है, वो है मैंगो, जैक फ्रूट एंड टीक वुड। ये ढोलक को बनाने के लिए प्रेफर की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प की, ये स्टोन क्राफ्ट है, जो पत्थर पे क्राफ्ट की जाती है वो बहुत ही यूनिक अलग टाइप की है। सॉफ्ट स्टोन है जिसका साइंटिफिक नेम है पायरोफ्लाइट स्टोन, जिसको यूज किया जाता है इस क्राफ्ट में। इस जो जीआई टैग मिलता है वो कितने टाइम के लिए वैलिड होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। वो होता है 10 साल के लिए। तो वैसे तो हम ये चीजें जो बेसिक पॉइंट्स है हर बार डिस्कस करते हैं, जो हमारे पुराने फॉलोअर्स हैं जो वीडियोस देखते हैं उनको पता भी होगा। आपको अगर नहीं पता था, आपके लिए एक नई चीज एडिशन हो गई। आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स याद रखने हैं। जीआई टैग कौन देता है, कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, कौन सी स्टेट के ये प्रोडक्ट्स हैं। आगे हम बात करते हैं। रिसेंटली इसरो ने अनाउंस किया है कि वो 13 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च करेंगे। सो इसरो की क्या फुल फॉर्म है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चंद्रयान 3 जो कि 3rd लूनर मिशन है उसको लॉन्च करेंगे। कहाँ से? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो कौन सा व्हीकल यूज होगा इसमें? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3, जो कि जिसको पहले GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। ये प्रपल्शन मॉड्यूल है जो इस पे ये क्या क्या कैरी करेगा चंद्रमा पर? एक लैंडर, एक रोवर कॉन्फ़िगरेशन। लूनर ऑर्बिट के 100 किलोमीटर के लूनर ऑर्बिट तक ये इनको कैरी करेगा। जब भी ये लॉन्च होता है इसकी हम फर्दर डिटेल्स तब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की, जिसमें रिसेंटली इंडिया की जो रैंकिंग है वो 67th रही है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसमें इम्प्रूव किया, तो अगर मेजर इकोनॉमीज की बात करें तो उसमें इंडिया और सिंगापुर, ये 2 कंट्रीज थी जिन्होंने काफी एडवांस वो वहां पर दिखाया है कौन कौन से फील्ड्स में, सस्टेनेबिलिटी में, एनर्जी सिक्योरिटी में और इक्विटी में। इंडिया की पहले जो पोजीशन थी वो थी 87th, जो कि अब इम्प्रूव होकर 20 पॉइंट और इम्प्रूव होकर 67 हो गई है आउट ऑफ 120 कंट्रीज। टॉप की बात करें तो इस लिस्ट में टॉप किया है स्वीडन ने, सेकंड नंबर पर है डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्विट्जरलैंड। ये जो है सेकंड नंबर पर डेनमार्क, थर्ड पर नॉर्वे, फिनलैंड है थर्ड पर, स्विट्जरलैंड है फोर्थ पर। सेकंड पोजीशन पर है डेनमार्क, थर्ड पर है नॉर्वे,
4th पर है फिनलैंड एंड 5th पर है स्विट्जरलैंड। तो आपको ये जो टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं और इंडिया की क्या रैंकिंग है, कौन इसको रिलीज करता है, ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आगे हम बात करते हैं रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। ये क्यों न्यूज में था? ये जो रिपोर्ट है इसमें से इंडिया को रिमूव किया गया है। 2023 की जो रिपोर्ट थी, किसने रिमूव किया है? यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ने। पहली बार हुआ है कि 2010 के बाद जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने इंडिया को इस रिपोर्ट से रिमूव किया है। ये रिपोर्ट चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के बेसिस पर, मेजर्स पर जो बनाई जाती है। क्यों? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्ट है किसने, कौन रिलीज करता है, इंडिया को इसमें से रिसेंटली रिमूव किया गया है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं 64th ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की। सो जो 64th GEF काउंसिल हुई थी, कहां पर हुई थी? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ब्राजील में। GEF की इस वाली मीटिंग में जो UNDP है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 टॉप रेसिपिएंट रहे हैं जो GEF की 18 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। उनमें से इन तीनों को बहुत अच्छा, आप बोल सकते हो, एक एक्नॉलेजमेंट मिली है। इनके एफर्ट्स को बहुत अच्छे से एक्नॉलेज किया गया है। एक नया ट्रस्ट फंड जिसका क्या नाम है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। ये जो फंड है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ये एक नया फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा। किसके लिए? जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो आपका क्या होमवर्क है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका होमवर्क है आज का। आगे हम बात करते हैं बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज, इंडिया टू होस्ट। तो इंडिया होस्ट कर रहा है बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज एग्जीबिशन, जिसमें क्या किया जाएगा, जो G20 कंट्रीज हैं उनके करेंसी नोट्स को शोकेस किया जाएगा। उनके करेंसी नोट्स की एग्जीबिशन लगेगी जिसमें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। जिन करेंसी नोट्स में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फीचर की हुई हैं। फॉर्मेशन है कहाँ पर लगेगी? ये लगी है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। इसमें हर करेंसी नोट के कल्चरल सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया गया है। G20 में आपको पता ही है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि G20 में कितने कंट्रीज हैं, क्या G20 में 20 कंट्रीज हैं, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। G20 के 20 मेंबर्स हैं। कंट्रीज की अगर बात करें तो 19 कंट्रीज हैं और जो यूरोपियन यूनियन है, G20 की जो ये मेंबर नेशंस हैं, हर मेंबर अपने करेंसी नोट्स पर जो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको फीचर करेगा इस एग्जीबिशन में। आगे हम बात करते हैं, कनाडा ने रिसेंटली डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी लॉन्च की है। किसके लिए? फॉरेन वर्कर्स के लिए। आपको पता होगा कि इंडिया से बहुत सारे लोग हैं वो कनाडा में माइग्रेट होते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कनाडा ने डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी को किस एम से लॉन्च किया है? वो अपनी स्किल्ड लेबर शॉर्टेज, कनाडा अभी स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज फेस कर रहा है, उसी को एड्रेस करने के लिए डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी का लॉन्च किया गया है। स्पेशली जो टेक इंडस्ट्री में शॉर्टेज फील की जा रही है, जो फेस की जा रही है, ये स्ट्रेटेजी का एम क्या है? जो भी पूरी दुनिया से टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं उनको ये अट्रैक्ट करेगा। Shortage of skilled workers, particularly in the tech industry, has prompted Canada to take proactive measures. डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो ये वर्कर्स को अलाउ करेगा किसी और फॉरेन एम्प्लॉयर से कि वो कनाडा में रह सके और काम कर सकते हैं। कितना टाइम तक? अप टू 6 months। तो आपको ये जो टाइम पीरियड है ये ध्यान रखना है, अप टू 6 months। इफ दे गेट ए जॉब ऑफर वाइल इन कंट्री, जब भी वो कनाडा में होंगे अगर उनको जॉब ऑफर मिलती है तो वो कनाडा में इससे भी ज्यादा लंबा टाइम रह सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं PM प्रणाम की। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम अप्रूव की है जिसका नाम है PM प्रणाम। इसका क्या एम है? स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करना है, स्टेट्स को बढ़ावा देना है। किसके लिए? ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करने के लिए और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके यूज को कम करने के लिए। बेसिकली इसका एम क्या है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह जो सस्टेनेबल बायोडिग्रेडेबल नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं
उनको प्रमोट कीजिए। इन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि जो करंटली यूरिया सब्सिडी स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो 3 सालों के लिए कंटिन्यू की जाएगी, मार्च 2025 तक। पीएम प्रणाम की फुल फॉर्म क्या है? पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। इसका एम यही है केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को कम कर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमएसएमई मिनिस्ट्री ने रिसेंटली चैंपियंस 2.0 पोर्टल, मोबाइल ऐप एमएसएमई आइडिया हैकेथन 3.0 ये लॉन्च किया है। किस दिन? 27 जून को, जिस दिन उद्यमी भारत एमएसएमई डे होता है। ये जो इनिशिएटिव्स है इसका एम क्या है? टू सपोर्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज। जो भी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। इनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी अनाउंस किए गए और जो हैकेथन 3.0 है उसकी लॉन्च को भी स्पेसिफिकली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए उसका लॉन्च भी इसी इवेंट में किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है ऑपरेशन कन्विक्शन। क्या इसका एम क्या है? जो भी क्रिमिनल्स हैं और माफिया हैं स्टेट के उनको टारगेट किया जाएगा, स्पेशली जो काउ स्लॉटर है और चाइल्ड अब्यूज केसेस हैं उनके लिए। ये इनिशिएटिव था जो पॉक्सो एक्ट के अंडर किया गया है। काउ स्लॉटर, रिलीजियस कन्वर्जन एंड मर्डर, इन चीजों को इसमें टारगेट किया जाएगा। इसमें इंश्योर किया जाएगा कि जो भी क्रिमिनल इन किसी भी क्राइम के अंडर वो उसकी अरेस्ट इमीडिएटली की जाएगी। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है इमीडिएट आपको ध्यान रखना है। कलेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट देम, उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन का जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, सबूत है, वो कलेक्ट किए जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन बहुत क्वालिटी वे में की जाएगी, क्वालिटेटिव वे में। जो भी कोर्ट में केसेस होते हैं उनकी इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होगी। चार्जशीट को फाइल करने के बाद चार्जशीट को 3 दिनों के बीच में ही बनाया जाएगा और आगे आने वाले 30 दिनों में इसको ट्रायल को कंप्लीट किया जाएगा, सो दैट एक स्पीडी वे में जस्टिस विक्टिम्स को मिल सके। आगे हम बात करते हैं, साहित्य अकेडमी ने रिसेंटली बाल साहित्य पुरस्कार के विनर्स अनाउंस किए हैं। साहित्य अकेडमी ने 22 रेसिपिएंट थे जो बाल साहित्य पुरस्कार के और युवा पुरस्कार के 20 विनर्स को लॉन्च किया है। इसमें आपको मैं सारी लिस्ट आपको दे दूंगी, आप एक बार रीड कर लेना, लेकिन जो मेन है वो आपको जरूर याद होने चाहिए। इसके आप एग्जांपल्स भी कोट भी कर सकते हो अपने आंसर्स वगैरह में। तो जो ये विनर्स होते हैं इनको क्या मिलता है? एक एनग्रेव्ड कॉपर का प्लेक मिलता है, 50,000 का चेक मिलता है। सुधा मूर्ति जो कि इन्फोसिस के जो एमडी हैं, चेयरमैन हैं, उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति, उनको सिलेक्ट किया गया है बाल साहित्य पुरस्कार के लिए फॉर हर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। टाइटल क्या टाइटल था उनकी स्टोरीज का? ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। तो अगर क्वेश्चन आता है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज किसकी कलेक्शन है, वो है सुधा मूर्ति जी की। हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी की बात करें तो वो मिला है सूर्यनाथ सिंह जी को, उनकी शॉर्ट स्टोरी थी कोटुक आप। अनिरुद्ध कन्नी शेट्टी को युवा पुरस्कार मिला है, किसके लिए? लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन के लिए। सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्याज टू चोलाज, ये किनकी पब्लिकेशन है? अनिरुद्ध कैनिसेट्टी की। अतुल कुमार राय जी, उनको मिला है सेम अवार्ड, किसके लिए? उनकी नॉवल थी चांदपुर की चंदा, उसके लिए। जो भी न्यूज नॉवेल्स न्यूज में होती हैं वो बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। आगे बात करते हैं बाल साहित्य पुरस्कार के और असमीज लैंग्वेज में मिला है रुथिंदर नाथ गोस्वामी को। बंगाली में मिला है श्यामल कांति दास जी को। प्रतिमा नंदी नरजारी जी को मिला है बोडो लैंग्वेज के लिए। बलवान सिंह जमोरिया जी को मिला है डोगरी लैंग्वेज के लिए। गुजराती के लिए मिला है रक्षा बहन प्रलदेरो देव जी को, डवे जी को। विजय श्री हल्दी को मिला है कन्नड़ लैंग्वेज के लिए। तुकाराम राम शेट, इनको कोंकणी के लिए मिला है। अक्षय आनंद सनी, इनको मैथिली के लिए मिला है। प्रिया एएस मलयालम के लिए मिला है। सिमिलरली गुरमीत करेआलवी, इनको पंजाबी के लिए मिला है। नेपाली के लिए मधुसूदन बिष्ट को मिला है। मराठी के लिए एकनाथ अवहड के लिए को मिला है। उड़िया के लिए जुगल किशोर सारंगी को। संस्कृत के लिए राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को। मानसिंह मांझी जी को संतली में। सिंधी में ढोलन राही जी को। तमिल में
उदय संस्कार जी को, डीके चटूवाला बाबू जी को तेलुगु के लिए, और मटीन अचलपुरी बाकी के जो 10 विनर्स थे उनको भी बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो जो भी आपकी स्टेट की लैंग्वेज है उनके विनर आप कम से कम वो जरूर ध्यान इसमें कर लेना। आगे बात करते हैं भारत इन पेरिस कैंपेन की। सो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने रिसेंटली भारत इन कैंपेन पेरिस कैंपेन जो लॉन्च की थी, एक शॉर्ट मैराथन थी, इन्होंने साथ में इसके जो लॉन्च की फ्लैग ऑफ की थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में न्यू दिल्ली में। ये जो कैंपेन है भारत इन पेरिस किसने लॉन्च किया है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में। ये आपको ध्यान रखना है। इसका क्या एम था? अवेयरनेस एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अक्रॉस इंडिया अहेड ऑफ पेरिस ओलंपिक्स गेम्स। आपको पता होगा कि अभी पेरिस में ओलंपिक्स गेम्स होने वाली है, उसके पहले जो भी स्पोर्ट्स है पूरे इंडिया में उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस को और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक इवेंट में उन्होंने बोला है मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने कि जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम थी जो कि 2014-15 में लॉन्च की गई थी, और जो गवर्नमेंट है सारे जो एथलीट्स हैं टॉप एथलीट्स उनका खर्चा उठाती है, किसका? उनकी बोर्डिंग का, उनकी लॉजिंग का, उनकी ट्रेनिंग का, पूरे देश में भी हमारे देश में भी, और अगर वो कहीं बाहर पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में वहां पर भी। उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया ने पिछले 1 सालों में काफी इम्प्रूवमेंट देखी है स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। तो इसमें आपका होमवर्क क्या है कि आपको टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आप इनकी लॉन्च की पिक्चर भी देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं फर्स्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, जो कि मिला है पंडित पीडी बॉल जी को। ये जो अवार्ड था उनको क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनल बॉल म्यूजिक में काफी कंट्रीब्यूट किया है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। तो ट्रेडिशनल बॉल म्यूजिक की कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इनकी पिक्चर भी है। आगे बात करते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क की। सो गंगोत्री नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अप्रोक्सीमेटली 50 हेक्टेयर जो जमीन है वो आर्मी और आईटीबीपी क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, उनको ट्रांसफर करेंगे। क्यों? ताकि वो नए बंकर्स और बॉर्डर आउटपोस्ट वहां पर एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास डेवलप कर सके। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में है, आपको पता होना चाहिए। गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में उत्तराखंड में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि बघेरथी रिवर और उसके अपर कैचमेंट में लोकेटेड है। इसमें जो है गोमुख जो गंगोत्री ग्लेशियर में वो भी इंक्लूडेड है, जो कि गंगा रिवर का सोर्स है। आपको पता होगा, बहुत कॉमन चीजें हैं ये जो पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क, ये गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दोनों में लिंक की तरह भी काम करता है। तो ये पॉइंट्स हैं जो अगर आप एक बार पढ़ लोगे, आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको ध्यान आ जाए। अदरवाइज आपको ये तो पता ही चाहिए कि कौन से नेशनल पार्क ने ऐसे लैंड ट्रांसफर की है, और अगर आपको नाम पता है तो गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। आगे बात करते हैं खर्ची पूजा की, जो कि त्रिपुरा की है। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली खर्ची पूजा पे जो त्रिपुरा के लोग हैं उनको बधाई दी थी। खर्ची पूजा त्रिपुरा का वन ऑफ द मेन फेस्टिवल है। खर्ची का नाम क्या है? खर मतलब सिन यानी कि कोई पाप, सिन क्या होता है? कोई पाप, और ची होता है क्लीनिंग। तो इसका क्या मतलब है कि आप अपने पाप की क्लिनजिंग करो। जो 14 गॉड है वो रॉयल प्रीस्ट होते हैं, चंताई, वो उसकी पूजा करते हैं। ये आपको इनका नाम ध्यान रखना है, आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूजा 7 दिन चलती है। कहाँ पे होती है? ओल्ड अगरतला में 14 गॉड्स टेम्पल, जिसको चतुर्दश देवता टेम्पल प्रेमिसेस बोला जाता है। खर्ची पूजा डीटीज दैट डू नॉट हैव अ फुल बॉडी, जो वहां पर डीटीज हैं वहां की पूरी बॉडी नहीं, उनका सिर्फ जो हेड होता है उसी की पूजा होती है। आपको ये ध्यान रखना है। इस पूजा के दिन जो 14 गॉड्स होते हैं वो टेम्पल से वहां पर एक नदी है रिवर साइद्रा, वहां पर लेके जाते हैं चंताई के मेंबर्स, और उनको उस होली रिवर वाटर में एक बाथ देते हैं और दोबारा से टेम्पल में लेके जाते हैं। ये कंप्लीटली रिलेटेड है जो त्रिपुरी ट्रेडिशंस थे पुराने उसके साथ। तो आपको ये पता होने चाहिए जो मेन पॉइंट्स है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने
जो फूड सर्विंग यूटेंसिल्स हैं, जिन बर्तन में आप खाना सर्व करते हो, परोसते हो, उसके लिए नए स्टैंडर्ड एक पास किए हैं, पब्लिश किए हैं। फूड सर्विंग जो यूटेंसिल्स है, अगर वो एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट से बने हों तो उसका एम क्या है कि वो प्लास्टिक पोल्यूशन से कम हो, प्लास्टिक पोल्यूशन कम करें, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करें। अगर हम बायोडिग्रेडेबल एग्री बायो प्रोडक्ट यूटेंसिल्स यूज करेंगे, वो हमारे इन्वायरमेंटल सेफ्टी के लिए तो काम करेंगे ही करेंगे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी कन्वर्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे और एक सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे। ये जो बर्तन होंगे ये हार्मफुल, बहुत जो खतरनाक एडिटिव्स वगैरह ऐड होते हैं बर्तन बनाते टाइम, उससे भी फ्री होंगे और कस्टमर्स के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होंगे। तो आपको बस ये पॉइंट मेन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फूड सर्विंग यूटेंसिल्स हैं उनके स्टैंडर्ड किसने सेट किए हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में। आगे हम बात करते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स की, जिसको इन शॉर्ट ग्राई 2022 जो अभी 2022 के लिए रिलीज हुआ है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन ने ग्राई इंडेक्स लॉन्च किया है। ये कंसेप्चुअलाइज और डिजाइन किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन वाइज कंपैरेटिव पिक्चर, हर ऑर्गेनाइजेशन वाइज अलग अलग उनको कंपेयर किया जाए और वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड किए जाए, किसके बारे में, स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट के बारे में रिगार्डिंग द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। आगे हम बात करते हैं एंशिएंट मायान सिटी की, जो कि रिसेंटली सदर्न मेक्सिको के जंगल में डिस्कवर की गई है। तो एक बहुत ही पुरानी मायान सिटी थी जो कि अभी मेक्सिको में डिस्कवर की गई है। ये वहां के बलामको इकोलॉजिकल रिजर्व में लोकेटेड है, जो कि मेक्सिको का युकाटन पेनिनसुला का पार्ट है। इस सिटी को नाम क्या और भी कह दिया गया था, ओकुमटुन। इसका क्या मतलब है, स्टोन कॉलम, उसकी उनकी अपनी लैंग्वेज में। ये जो सिटी है, ये माना जाता है कि वहां का काफी इंपॉर्टेंट सेंटर ये उस टाइम का रहा होगा। उस टाइम का मतलब 250 to 1000 AD के टाइम का। इस सिटी में पिरामिड लाइक बिल्डिंग्स भी हैं, स्टोन कॉलम्स भी हैं, 3 प्लाजाज हैं जिसमें बिल्डिंग्स इंपोज की जाती हैं, काफी कुछ है। तो जो मयान्स हैं ये प्रोबेबली क्लासिकल सिविलाइजेशंस के लिए जाने जाते थे ऑफ मेसो अमेरिका। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मायान सिटी रिसेंटली कहाँ डिस्कवर की है, तो आंसर है मेक्सिको। आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली एप्पल ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे, जिसका एडवांटेज जो है काफी पॉपुलेशन इंडिया की ले सकती है। एप्पल ने इसके लिए HDFC बैंक के साथ कोलैबोरेट करने के लिए बोला है कि हम HDFC बैंक के साथ कोलैबोरेट करेंगे सो दैट हम इंडियन कस्टमर्स को भी एप्पल कार्ड ऑफर कर सकें। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली UNDP और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ने एक कोलैबोरेशन की है, किसके लिए, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए और उनको और ज्यादा बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए इन द रियल्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आगे बात करते हैं, रिसेंटली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जब वो इजिप्ट गए थे तो उन्होंने अपने हाईएस्ट स्टेट ऑनर, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल, वो उनको कन्फर किया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल कौन सी कंट्री का है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला था। इसके साथ ये भी याद रखना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 1997 के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो इजिप्ट को विजिट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रिसेंटली जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स भी गए थे। वहां पर उन्होंने अपनी विजिट के ड्यूरिंग क्या उनकी विजिट के क्या की हाईलाइट्स थे। पहला तो था, अगर हम हाईटेक पार्टनरशिप की बात करें तो वहां पर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एग्रीमेंट हुआ, एक इंडो यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म की बात की हुई सो दैट हम अकेडमी और इंडस्ट्रीज में बेटर कोलैबोरेशन प्रोवाइड कर सकें। डिफेंस के फील्ड में स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की बात हुई, इंडस एक्स की बात हुई जिसका क्या फुल फॉर्म है, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। इसके साथ GE और HEL के बीच में MOU हुआ GE F414 जेट इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो कि तेजस MK2 में यूज किए जाएंगे। MQ-9B सी गार्डियन UAVs की परचेज के लिए, डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम के लिए, शिप रिपेयर एग्रीमेंट्स के लिए और इंडियन लाइजन ऑफिसर्स की US कमांड्स में प्लेसमेंट के लिए। स्पेस कोऑपरेशन में बात करें तो इंडिया ने
यूएस के साथ एक आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है, जो कि हम फर्दर स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्टेमिस अकॉर्ड किसके लिए है? लूनर एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। इसके अलावा जो अगर हम बात करें, इसमें नासा एडवांस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को। ट्रेड एंड कॉन्सुलर इश्यूज की बात करें तो वहां पर WTO डिस्प्यूट्स और मार्केट एक्सेस के लिए रिजॉल्व किए गए हैं। जो नई कॉन्सुलेट्स इंडिया में यूएस कॉन्सुलेट एक इस्टेब्लिश की जाएंगी, कहाँ पर? बेंगलुरु और अहमदाबाद में। इसके बाद H1B वीजा नॉर्म्स है, उनको रिलैक्स किया गया है। अब हम बात करते हैं क्लीन एनर्जी की। सो यूएस और इंडिया न्यू एंड इमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजिकल एक्शन प्लेटफॉर्म एक बना है, किसके लिए? ग्रीन हाइड्रोजन एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में कोऑपरेशन को एक्सेलरेट करने के लिए। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ये सपोर्ट करेगी इंडियन रेलवेज को, क्या करने के लिए? नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने के लिए बाय द ईयर ऑफ 2030, यानी कि इंडियन रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिटर बनेगा 2030 तक, जिसमें यूएस की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट उसको हेल्प करेगी। अब बात करते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड, जो अभी हमने बात की। ये यूएसए के साथ साइन हुआ है। इसका गोल क्या है? स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक्सपेंड करना, कहाँ तक? एक तो मार्स तक, मंगल ग्रह तक, और उसके भी बियॉन्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड है वो यूएस लेड एफर्ट है कि क्या करेगा? ह्यूमंस को मून पे भेजेगा दोबारा से, कब? 2025 तक। इंडिया और यूएस दोनों फ्रेमवर्क ज्वाइंट मिशन में डेवलप करेंगे, जो कि जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2024 में, जिसका एम क्या है कि जो लूनर ऑर्बिट है, जो चंद्रमा का ऑर्बिट है, वहां पर परमानेंटली प्रेजेंट रहना। और जो अपोलो मिशंस हैं उसके बाद जब भी वो खत्म होगा, उसके बाद हम परमानेंटली चंद्रमा पर अपने कुछ जो एस्ट्रोनॉट्स है वहां पर परमानेंटली उनको रखेंगे। इंडिया 27th सिग्नेटरी है किसका? आर्टेमिस अकॉर्ड का, जो कि 2020 में साइन हुआ था। इसके फाउंडर नेशंस कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूके, यूएई एंड यूएसए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया क्या इसका फाउंडिंग मेंबर है, तो नो, इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है। इसके 8 फाउंडिंग मेंबर थे जो भी हमने डिस्कस किया, और ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसमें कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें फाइनेंशियल कमिटमेंट कोई नहीं की कि ये मेंबर इतना फाइनेंस इतना जो है कंट्रीब्यूट करेगा। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली WHO के DG स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज अपॉइंट हुए हैं। कौन? डॉक्टर वनीसा कैरी। ये पहली WHO DG एनवॉय है क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ के लिए, जो कि ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट है और मेडिकल डॉक्टर है, और सीड ग्लोबल हेल्थ की CEO हैं। आगे बात करते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 की, जो कि IMD यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने पब्लिश की। इंडिया का इसमें जो रैंक है कितना है? 40। तो कॉम्पिटिटिवनेस में किसका कितना रैंक है? 40 आउट ऑफ 64 इकोनॉमीज, जो कि बहुत अच्छा रैंक नहीं है। टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 पर डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड है। इसमें बहुत सारे सर्वेज, स्टेटिस्टिकल डेटा और बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके पूरी दुनिया के अराउंड कॉम्पिटिटिवनेस को बेंचमार्क किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन की, जो कि हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट से चलेगी, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023 के एंड में ये स्टार्ट हो जाएगी। ऑफिशियल्स ने इन्फॉर्म किया है कि इसके लिए जो प्लांट डेवलपमेंट थी फर्स्ट फेज में वो स्टार्ट हो गई है। हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन 8 बोगीज की होगी, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी, इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी होगी, पोल्यूशन नहीं करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि अभी जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन है वो कहाँ पर चलती हैं? अकेले जर्मनी में। आगे बात करते हैं उड़ीसा की। सो उड़ीसा कैबिनेट ने रिसेंटली 1000 करोड़ की अप्रूव की है पुरी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अभी हमने लास्ट वीक पुरी को रथ यात्रा के लिए भी डिस्कस किया था। तो इसको कौन सी योजना है? अबाडा योजना। तो आपको योजना का नाम भी ध्यान रखना है। 2019 में उड़ीसा गवर्नमेंट ने 3208 करोड़ एलोकेट किए थे अबाडा स्कीम के अंडर कि पुरी को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अबाडा की फुल फॉर्म क्या है? ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक कम्युनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। आगे हम बात करते हैं असम का पहला अंडर वाटर टनल, जो कि कंस्ट्रक्ट होगा नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच में। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है कि कहाँ से होगा। ये चलेगा नुमालीगढ़ से कहाँ पर? गोहपुर तक। कहाँ का? ये असम का।
सो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसके लिए लॉन्च किया है कि असम का पहला फर्स्ट एवर अंडर वाटर टनल बनाई जाएगी। ये नुमालीगढ़ और गोपुर को कनेक्ट करेगी और जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक रेवोल्यूशन लेके आएगी। असम की जो पहली अंडर वाटर टनल है, ये इसकी कॉस्ट कितनी मानी जा रही है, 6000 करोड़। ये आपको कॉस्ट नहीं याद रखनी, आपको क्या याद रखना है, असम की पहली अंडर वाटर टनल किस किस को कनेक्ट करेगी और इससे क्या फायदा होगा। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली इफ्को ने वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया जो इंडिया में इन्वेंट हुआ था उसकी एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दी है। तो कहां पर एक्सपोर्ट की है रिसेंटली, यूएस में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है नैनो यूरिया को एक्सपोर्ट करने के लिए, किस किस के बीच में, इफ्को एंड कपूर एंटरप्राइजेस इंक ऑफ कैलिफोर्निया के बीच में। नैनो यूरिया एक एग्रीकल्चर सेक्टर में रेवोल्यूशन की तरह काम करता है क्योंकि इसका पोटेंशियल है कि वो स्टोरेज स्पेस को भी रिड्यूस कर सकता है और मनी बर्डन को भी रिड्यूस कर सकता है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली कैबिनेट ने केपेक्स स्कीम के अंडर 16 स्टेट्स के लिए 56,415 करोड़ का एक बजट एक अप्रूव किया है। इसमें क्या होगा, एक स्पेशल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी स्टेट्स को, किसके लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 2023-24 में। तो इसका एम बेसिकली यही है कि स्टेट्स में कैपिटल स्पेंडिंग को बूस्ट करके इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाए, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन, रोड्स, रेलवे एटसेट्रा। इसमें स्टेट का जो हम स्टेट्स को ऑलरेडी शेयर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं हमारी गवर्नमेंट के, वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। आगे हम बात करते हैं टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 की, जिसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज के अमंग सबसे बेस्ट IISc को रैंक दिया गया है। इसमें 18 इंडियन यूनिवर्सिटीज थी जो टॉप 200 में फीचर हुई हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो एशिया में जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें इंडिया की 18 इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं। इंडिया अगर टॉप 50 की बात करें तो इंडिया की अकेली एक ही यूनिवर्सिटी है, उसके बाद टॉप 100 में 4 है और सो ऑन। ये आपको याद नहीं रखना, आपने क्या याद रखना है, टॉप 50 में कौन सी है, IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है। ये बेस्ट है अमंग द इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और इसकी जो पोजीशन है पहले 42 थी, अभी ये 48 हो गई है, लेकिन स्टिल ये टॉप 50 में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो और यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे चाइना की शिंगुआ यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप जिसने किया है, उसके बाद पेकिंग यूनिवर्सिटी है, देन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है जो कि 3rd पर है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली अदानी ग्रुप के फाउंडर ने जीतेंगे हम कैंपेन लॉन्च किया है। इसका क्या एम क्या है कि जो 1983 में इंडिया की विन हुई थी वनडे इनिंग वर्ल्ड कप में, उसकी 40th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना। जीतेंगे हम कैंपेन में एक प्लेटफॉर्म सर्व किया जाएगा जो कि नेशनल राइड को के लिए होगा और इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करेगा और फैंस को, जो क्रिकेट के फैन है उनको एनकरेज करेगा कि वो इंडियन टीम की एबिलिटी पर विश्वास रखें सो दैट वो वर्ल्ड कप में फिर से जीत हासिल कर सके। आगे हम बात करते हैं रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप की, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन्होंने लॉन्च की है। ये जो ऐप है ये किसने डेवलप की है, ICAR NBFGR ने अंडर नेशनल सर्विलियंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीजेस। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर फंड की गई है और इसका एम क्या है, किसानों को हेल्प करना टू रिपोर्ट द इंसिडेंसेस ऑफ डिजीज। अगर फिनफिश में और श्रिम्प्स में अगर उनके फार्म्स में उनमें कोई भी बीमारी होती है तो वो इस ऐप के जरिए रिपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट ये देखा जाए कि इन फिश में डिजीज का इंसिडेंस की क्या फ्रीक्वेंसी है, कितने लेवल पर इनमें ये डिजीज जो प्रिवेलेंट है। आगे हम बात करते हैं LADCS की, जिसकी फुल फॉर्म है लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम, जो कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसका क्या एम क्या है, जो भी नीडी लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी, स्पेशली क्रिमिनल मैटर्स में। आगे बात करते हैं, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और केनरा बैंक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके लिए, जो भी वेटरन आर्टिस्ट हैं, जो काफी अच्छे पुराने आर्टिस्ट हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए। और ये जो है किसके अंडर है, किस स्कीम के अंडर, स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट, इसके अंडर ये MOU साइन किया गया है। इसमें क्या होगा, 6,000 रुपए पर मंथ उनको प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी 60 साल से ऊपर आर्टिस्ट और स्कॉलर्स हैं।
आगे हम बात करते हैं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2023 की, जिसके अकॉर्डिंग जो आईआईटी बॉम्बे है इसकी 149th रैंक रहा है पूरे ग्लोब में, और इसकी पोजीशन पहले से इम्प्रूव हुई है। इस अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो टॉप किसने किया है, एमआईटी जो है यूएस की, उस यूनिवर्सिटी ने लगातार 12th टाइम ये उसने टॉप किया है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तरंग शक्ति की, जो कि इंडियन एयरफोर्स ने अभी रिसेंटली उसमें पार्टिसिपेट किया है। ये बहुत ही बड़ी लेवल की एयर एक्सरसाइज है, जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके ऐसे कंट्रीज की एयरफोर्स ने भी बाकियों के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें टोटल 12 देश की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और ये कहाँ पर कंडक्ट होगी, इंडिया में कंडक्ट होगी, तो इसी वजह से ये और भी इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने क्लाइकनर पेन मोन्यूमेंट के लिए बे ऑफ बंगाल में फाइनल नोट दे दी गई है, जो कि तमिलनाडु की है। तो मुस्मित अरिगनर डॉक्टर क्लाइकनर पेन मोन्यूमेंट ये चेन्नई के मरीना बीच में लगेगी, जिसके लिए अप्रूवल मिली है कुछ कंडीशंस के साथ। तो ये किसके लिए है, ये जो लेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के एम करुणानिधि जी, उनको ये डेडिकेट करेगा। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आगे हम बात करते हैं पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2023 की, जो कि मिला है राजिंदर सिंह जी को। दिया किसने है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी ने। ये वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग सिख सोल्जर हैं जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। उनको उनकी सर्विस और वर्क के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है रनिंग द अनडिवाइडेड इंडियन एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली रन विजय एक्सरसाइज कंडक्ट की है, इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस पर फोकस करते हुए। एक्सरसाइज रन विजय अगर आपको पूछ लिया जाए किसने की है, इंडियन एयरफोर्स ने, जो कि यूपी हिल्स एंड सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में हुई है। ये जो एक्सरसाइज है अलग अलग एयर बेसिस से कंडक्ट की जाएगी। किसके अंडर, सेंट्रल एयर कमांड के अंडर, जिसके हेड क्वार्टर्स है प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अलग अलग कमांड्स हैं, वो भी वॉर गेम्स को कंडक्ट करेंगे, सो दैट तीनों फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन किया जाए। आगे बात करते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की, जिसको रिसेंटली सीना ड्रोन फोटो अवार्ड मिला है। किसके लिए ये जो अवार्ड है, किस कैटेगरी में मिला है, वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में। और ये जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है एक प्रोटेक्टेड एरिया है, जो कि पोलाची की अन्नामलाई हिल्स और जो तमिलनाडु को कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये लोकेटेड है। आगे हम बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स न्यूज की। सो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप अब इंडोनेशिया होस्ट करेगा। पहले ये पेरू में होस्ट होना था, पेरू जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, लेकिन अब ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन इंडोनेशिया वो होस्ट करेगा। और फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप है, ये पहली बार साउथ ईस्ट एशिया में होगा, तो इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली जो एमसीसी कमेटी है, एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी, उसमें इंडिया की जो वुमेन क्रिकेटर झूलन गोस्वामी है, उन्होंने इसमें ज्वाइन किया है। किनके साथ, एक इंग्लैंड की कैप्टन है जो हीदर नाइट और इयॉन मॉर्गन, इनके साथ ये एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कप टीम की ये मेंबर बनेंगी। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें अभी जो करंट इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, जो फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, एम्पायर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं, इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। आगे बात करते हैं फीफा क्लब वर्ल्ड कप की। अभी हमने फीफा अंडर 17 की बात की थी, यहाँ पर हम फीफा क्लब वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, जो कि सऊदी अरेबिया की जिद्दा सिटी में होगा। कहाँ पर, किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में और प्रिंस अब्दुल्ला अल फैजल स्टेडियम में। ये जो वर्ल्ड कप है, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि सऊदी अरेबिया 2027 में एशियन कप को भी होस्ट करेगा। तो जो इस बार का फीफा वर्ल्ड कप है वो भी सऊदी अरेबिया में होगा, और 2027 का एशियन कप भी सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। आगे बात करते हैं, इंडिया ने रिसेंटली स्पेशल ओलंपिक्स 2023 कैंपेन कंक्लूड किया है, जिसमें इंडिया ने 202 मेडल्स जीते हैं। इस बार का मोटो क्या था, अनबीटेबल टुगेदर, और ये स्पेशल ओलंपिक्स कहाँ पर हुई थी, जर्मनी में। आगे बात करते हैं, जो दीक्षा डगर हैं, जो कि जिन्होंने रिकॉर्ड सेकंड लेडीज यूरोपियन टूर इवेंट टाइटल जीता है, जो कि एक गोल्फ प्लेयर है इंडिया की।
तो इनकी फाइनल में उन्होंने किसको हराया है, थाईलैंड की प्लेयर को। और ये जो रिकॉर्ड है, उन्होंने अदिति अशोक के बाद अकेली ऐसी वुमेन गोल्फर हैं जिन्होंने 2 या 2 से ज्यादा एलईटी टाइटल्स जीते हैं। इन्होंने इंडिया को टोक्यो 2022 ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट किया था। तो दीक्षा डगर कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, गोल्फ से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आईसीसी वर्ल्ड कप, जो कि क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है कहाँ पर होगा, ये इंडिया में होस्ट होगा 2023 में। उसका भी स्केड्यूल अनाउंस हुआ है। इंडिया 2 बार आईसीसी वर्ल्ड कप में चैंपियन भी रहा है। आपको ध्यान रखना है अक्टूबर में ये मैच होंगे, जिसका फाइनल मैच होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और सेमीफाइनल्स होंगे मुंबई और चेन्नई में। नेक्स्ट है ग्लोबल इंडियन आइकन की अगर बात करें तो कौन ग्लोबल इंडियन आइकन बनी है, मैरी कॉम, जो कि बॉक्सिंग चैंपियन है। कहाँ पर, यूके इंडिया अवार्ड्स में। तो यूके इंडिया अवार्ड्स हुए थे सदर्न इंग्लैंड के विंडसर में, वहां पर मैरी कॉम जी को ऑनर किया गया है विद द ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसेंटली दुबई में जो वुमेन कबड्डी फाइनल हुए थे, वहां पर कोलकाता की टीम जो विक्टोरियस रही है। सभी जो मैचेस ये शबब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब में हुए थे और इसमें बहुत सारी टीम्स में पार्टिसिपेट किया था, जैसे दिल्ली डायनामाइट्स हो गई, गुजरात एंजल्स हो गई, ग्रेट मराठास हो गई, हरियाणा हसलर्स हो गई, पंजाब पैंथर। तो बहुत सारी टीम्स थी जिसने पार्टिसिपेट किया था। और दुबई ने हिस्ट्री क्रिएट की है क्योंकि उसने दुनिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन कबड्डी फाइनल इसमें होस्ट किया था। आगे हम बात करते हैं लोजानी डायमंड लीग 2023 में, जिसने नीरज चोपड़ा ने दोबारा से गोल्ड मेडल अचीव कर लिया है। अभी रिसेंटली जो डायमंड लीग हुई थी वहां पर भी उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। अभी भी उन्होंने जो गोल्ड मेडल लिया है। डायमंड लीग है वो एक एनुअल सीरीज है जिसमें अलाइड ट्रैक और फील्ड एथलेटिक कॉम्पिटिशंस होते हैं। ये 2010 में स्टैब्लिश हुई थी। और नीरज चोपड़ा इंडिया के जैवलिन थ्रोअर हैं, आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं फीफा मेंस फुटबॉल रैंकिंग्स में, जिसमें इंडिया का अभी 100th रैंक रहा है। इंडिया का जो 100th रैंक है कहाँ पर है, वर्ल्ड की मेंस फुटबॉल रैंकिंग में। कौन देती है ये रैंकिंग, फीफा। आपको पता होना चाहिए टॉप टीम्स कौन सी है, अर्जेंटीना, फ्रांस एंड ब्राजील। तो ये 3 टीम्स हैं जो टॉप पर है। इंडिया का रैंक है 100th। अब बात करते हैं लास्ट सेगमेंट की इस वीडियो के इंपॉर्टेंट डेज की। सबसे पहले इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो कि 26 जून को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था, पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। नेक्स्ट है नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे, जो कि 29 जून को मनाया जाता है, जिसका थीम था अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आगे है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, जो कि 29 जून को ही मनाया जाता है। ट्रॉपिक्स क्या है, जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो कि 23.5 डिग्री पर है, उनके बीच का जो एरिया है रफली उसको ट्रॉपिक्स बोला जाता है। आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, जो कि 30 जून को मनाया जाता है। ये प्रोग्राम किस पे फोकस करेगा, एस्ट्रॉइड पर, एजुकेशन पर, और जो स्पेस की इंपॉर्टेंस है और इम्पैक्ट है उसके बारे में इंपॉर्टेंस हाईलाइट करता है। आगे है नेशनल डॉक्टर्स डे, जो कि 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1991 में डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी को एज ए ट्रिब्यूट, जिन्होंने मेडिकल फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी और क्विज भी मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भी अपडेट्स होती हैं, जब भी जैसे अभी वीडियोस नहीं आई तो मैंने वहां पर जो इन्फॉर्म कर दिया था जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, तो आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं जो भी अपडेट्स होती हैं उनके रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।